पीएम नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान के मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि ठीक उसी मंच के नीचे एक बॉम्ब की टिक टिक चालू, पर इस बॉम्ब से वो बच निकले। 21 मई 1991 राजीव गांधी रोज की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहे थे और तभी एक लड़की उन्हें मिलने के बहाने से उनके करीब आती और उनके पैर छूने के बहाने बॉम्ब का बटन दबा देती है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू देने के लिए अपने घर से अपने ऑफिस की ओर बढ़ती है, लेकिन वो ऑफिस पहुंचती उससे पहले ही उनके बॉडीगार्ड्स उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं थे जिन्होंने पूरे देश को हिला कर डाला। और आज हम शुरू करेंगे असैसिनेशन अटेम्प्ट नंबर 1 मोदी जी के अटेम्प्ट से। तो कहानी शुरू होती है आज से 9 साल पहले 27 अक्टूबर 2013 में। मोदी जी पटना के गांधी मैदान में अपना स्पीच दे रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मंच पर वो भाषण दे रहे हैं उसी मंच के ठीक नीचे एक बॉम्ब फिट किया हुआ है। अब पुलिस को इस बात की खबर थी, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि आखिर वो बॉम्ब है कहां। स्टेज के सामने 3 लाख से भी ज्यादा लोग हैं और स्टेज पर बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी। अगर वो बॉम्ब फटता तो बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता, पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्त रहते ही बॉम्ब स्क्वाड को बॉम्ब मिल जाता है और वो लोग उसे उसी वक्त डिफ्यूज कर देते हैं। असैसिनेशन फेल्ड। वेल, इस फेल्ड असैसिनेशन के पीछे हाथ था इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम का, एंड मोर स्पेसिफिकली 2 आतंकवादी इम्तियाज और तारिक का। उन्होंने रैली वाले दिन पूरे पटना में 8 बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए थे। और अगर हम उनके प्लान की बात करें तो प्लान काफी सिंपल था। रैली वाले दिन आईएम के आतंकवादी इंडिया के कोने कोने से 3 हिस्सों में बंटकर अपने अपने बॉम्ब से भरे बैग के साथ प्रियांशु ट्रैवल्स की बस पकड़ सबसे पहले पटना पहुंचेंगे और फिर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इम्तियाज और तारिक पहला बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ताकि मोदी के रैली के लिए स्टेशन से आने वाले लोग वहीं पर खत्म हो जाए और दूसरे सब साथी मिलकर पटना के गांधी मैदान जहां पर मोदी स्पीच देने वाले थे उसके आसपास बॉम्ब लगाएंगे और एक बॉम्ब लगाया जाएगा स्वयं मोदी जी के स्टेज के नीचे। अब अगर देखा जाए तो उनका प्लान ना फर्स्ट स्टेज पर ही बस्ट हो चुका था। पटना स्टेशन पर बॉम्ब लगाते वक्त तारिक से कुछ गलती हो जाती है और वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है, जिससे तारीख की मौत हो जाती है। वो कहावत है ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक ऐसा ही हाल यहाँ पर भी हुआ था, पर इसी के साथ ही तारीख का एकम्प्लाइज यानी कि इम्तियाज को पुलिस पकड़ लेती है। अब जाहिर सी बात है, इस प्लान को पूरा बनाने वाला इंसान अगर पुलिस की हथकड़ियों में आ जाए तो पुलिस उससे सब कुछ उगलवा ले। और बस जैसे उसके मुंह से सच उगलता गया वैसे ही एक एक करके सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज होना शुरू हो गए। 11:40 को उद्योग भवन, 12:05 PM को रीजेंट सिनेमा में मौजूद बॉम्ब्स को ढूंढ के डिफ्यूज कर दिया। पर जब तक वो गांधी मैदान जहां पर मोदी जी अपना भाषण देने वाले थे उसके नजदीक मौजूद महात्मा गांधी स्टैच्यू पर पहुंचते हैं, उसके पहले ही वो बॉम्ब वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और फिर उसके सिर्फ 5 मिनट में ही मैदान के बाजू में मौजूद ट्विन टावर्स में एक और एक धमाका होता है, जिससे मानो पूरा शहर और गांधी मैदान बस बॉम्ब के धमाकों से गूंज उठता है। बट स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी एक बॉम्ब ढूंढना बाकी था और वो बॉम्ब तो मैदान के बाहर भी नहीं बल्कि मैदान के अंदर था, और अंदर भी ऐसे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बॉम्ब को स्टेज के ही नीचे लगाए। अब वो तो अच्छा था कि वक्त रहते बॉम्ब मिला और उसे हमने सक्सेसफुली डिफ्यूज भी किया, वरना जो हत्याकांड उस वक्त होता था उसकी किसी को कल्पना भी नहीं। और इन सब का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि हमारे पुलिस फोर्स और बॉम्ब स्क्वाड को जाता है, क्योंकि उनके कड़ी ट्रेनिंग, हाई फिजिकल एंड्योरेंस और डिसिप्लिन की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अब जब इतने सारे बॉम्ब्स और उनकी प्लानिंग के पीछे की वजह के बारे में इम्तियाज से पूछा गया और तब उसने कहा हमारा मेन उद्देश्य था कि आतंक फैले, भागदौड़ फैले और उस भागदौड़ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं और बच्चों की जान जाए। वेल, नसीब की उनकी प्लानिंग फेल हुई और जितने भी बॉम्ब्स फटे वो काफी वीक थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और इसीलिए जब वो फटे भी तो कुछ खास भगदौड़ नहीं मची। सो या इट वाज अ प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, बट अंत भला तो सब भला। अटैक नंबर 2, द राजीव गांधी असैसिनेशन। 21 मई 1991 फॉर्मर प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में एक रैली के दौरान रोज की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। मुलाकात के दौरान उनका ध्यान एक लड़की पर जाता है जो पुलिस से तू मैं कर रही है, क्योंकि उसे मिस्टर गांधी से मिलना था, पर पुलिस उसे रोक रही थी। और ये देखकर राजीव गांधी कहते हैं आने दो, से सबको मिलने का मौका मिलना चाहिए। और बस फिर क्या होना था, उन्होंने ही खुद अपने मौत को न्योता दे दिया। वो लड़की आते ही राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और जैसे ही राजीव उसे रोकने के लिए थोड़ा झुकते हैं वो लड़की अपने पास मौजूद बॉम्ब का ट्रिगर दबा देती है। उस सुसाइड बॉम्बर ने देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री को मार डाला।
अब सवाल ये आता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों, और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के पास बॉम्ब लेके चला जाना इतना आसान नहीं होता है। उसकी प्लानिंग आखिर कब से चल रही है, काफी लंबे ये जानने के लिए चलो वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1990 में जब इनकी मौत की कहानी रचना शुरू हुई, न्यूज और अखबारों में चारों तरफ सिर्फ एक ही खबर छाई हुई थी कि राजीव गांधी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पर यह बात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE को खटक रही थी, क्योंकि ऐसा होना श्रीलंका में बैठे LTTE चीफ प्रभाकरन को जरा भी मंजूर नहीं था, और इसीलिए उसने उनके कत्ल का पूरा हत्याकांड प्लान करना शुरू कर दिया। इस प्लान की शुरुआत होती है नवंबर 1990 जाफना श्रीलंका के जंगलों में से, जब तमिलियन आतंकी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को ये चिंता सताई जा रही थी कि अगर राजीव वापस PM बनकर पावर में आता है तो LTTE की खैर नहीं, वो उनका वजूद ही मिटा देगा। और इसीलिए LTTE का चीफ वेलुपिलाई प्रभाकरन अपने 4 सहयोगी बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा मुरुगन और शिवरासन के साथ मिलकर राजीव गांधी को मारने का प्लान बना। प्लान सिंपल था, तमिलनाडु में जाओ, छुपने की जगह ढूंढो, काम को अंजाम देने के लिए लोगों को रिक्रूट करो, बॉम्ब बनाओ और बस टारगेट को उड़ा दो। लेकिन ये सब बोलना जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि उन्हें एक सुइसाइड बॉम्बर, वीडियोग्राफर और बॉम्ब बनाने वालों को एक साथ हायर करना था। अब पता नहीं कैसे, पर उन्होंने ऐसे लोगों को सिर्फ 2 महीनों में ही ढूंढ लिया जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और बस फिर क्या होना था, उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1991 आते आते उनका पूरा प्लान एग्जीक्यूशन के लिए रेडी था, और प्लान पक्का सक्सेसफुल हो ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने 2 ड्राई रन्स भी किए। पहला राजीव की तमिलनाडु के मरीना बीच वाली रैली में, जहां पर धनु, जो राजीव गांधी के फाइनल एग्जीक्यूशन में एक सुइसाइड बॉम्बर बनने वाली थी, वो स्टेज के एकदम नजदीक पहुंच जाती है, जहां से राजीव गांधी तक पहुंचना उसके लिए बिल्कुल आसान था। और दूसरा ड्राई रन VP सिंह की रैली में, जिसमें धनु सिंह जी के ठीक उसी तरह पैर छूती है जिस तरह वो फाइनल एग्जीक्यूशन में राजीव गांधी के छूने वाली थी। और बस जिसकी देरी थी वो था 21 मई 1991 के उस काले दिन की, जिस दिन धनु अपने सिर पे अपने मौत का कफन बांधे, अपने ड्रेस के अंदर बॉम्ब लिए निकल पड़ती है अपने मिशन पर। और फिर इसके बाद जो हुआ तो भारत के इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। हम अपने फॉर्मर प्रधानमंत्री को खो देते हैं। और अब फ्रेंड्स चलो आ जाते हैं हमारे तीसरे और आखिरी असैसिनेशन पर, इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन पर। 31 तारीख ठीक 9 बजे इंदिरा गांधी अपने 1 सफदारजंग रोड कॉम्प्लेक्स वाले घर से निकलते। उन्हें अपने घर के पास मौजूद कांग्रेस ऑफिस में जाना था, जहां एक ब्रिटिश एक्टर एंड जर्नलिस्ट पीटर उस्टिनोव इंटरव्यू लेने वाले थे उनका, मगर मिसेस इंदिरा गांधी उस इंटरव्यू तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ऑफिस के गेट तक पहुंचते ही उनके खुद के ही गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। अब ये कैसे और क्यों हुआ, वह उस पूरे किस्से की शुरुआत होती है 1980s में, जब पंजाब के हर कोने में खालिस्तान, मतलब कि इंडिया से टूटकर एक अलग ही पंजाब बनने की बातें चल रही थी। और ये खालिस्तानी लोग हथियारों के साथ मिलकर हरबिंदर साहिब गुरुद्वारे यानी कि गोल्डन टेंपल में पढ़ा लेके बैठे थे। अब इनकी ऐसी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें इंडियन आर्मी का मकसद बिल्कुल साफ था, गुरुद्वारे में घुसो और अंदर मौजूद सारे खालिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर दो। अब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान काफी सारे तीर्थ यात्रियों की भी जानें चली, क्योंकि वहां पर मिलिटेंट्स को निकाला जा रहा था। तो कुछ लोगों को यह अटैक सही नहीं लगे, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हुई और सिखों के पवित्र स्थल का खंडन हुआ, जिसकी वजह से भारत में और पूरी दुनिया में इस घटना की काफी आलोचना की गई। और इस आलोचना का परिणाम था कि 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ठीक 9:08 पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी की जान ले ली। उनकी मौत के पीछे उन्हीं के खुद के गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह का हाथ था। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बेअंत सिंह तो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स टीम में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। इनफैक्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जब मिसेस गांधी का PA RK धवन ने बेअंत सिंह को ड्यूटी से हटाया, तब कुछ ही महीनों में इंदिरा गांधी ने खुद उसे वापस भर्ती करवाया। और उसी बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पर अपने रिवॉल्वर से सबसे पहले 3 गोलियां चलाई। और फिर सतवंत सिंह ने, जो अपने गांव गुरदासपुर से रेडिकलाइज होकर आया, उसने अपने सब मशीन गन का पूरा राउंड इंदिरा गांधी के अंदर दाग दिया। अब यहाँ पर उसके बाद कुछ ही देर में इंदिरा गांधी के पीछे चल रहे दूसरे गार्ड्स भी आए और उन्होंने इन दोनों असैसिन्स पर गोलियां चला दी, जिसमें बेअंत सिंह की तो तुरंत उसी वक्त मौत हो गई, बट सतवंत सिंह को बुरी तरह घायल अवस्था में कैप्चर कर लिया गया।
गिरफ्तारी के वक्त उसने एक और आदमी का नाम लिया जो इस पूरे षड्यंत्र में मौजूद था, जिसका नाम था कहर सिंह। अब ये बंदा कौन था ये तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इंदिरा गांधी के हत्या की वजह से भारत ने जो सहा वो सही बिल्कुल नहीं था। उनके हत्या के बाद अपने पूरे देश में हड़बड़ और दंगे मचने लग गए। हर जगह पर सिर्फ सिख्स को मारा और काटा जा रहा था, जिसमें 3000 से ज्यादा सिखों ने अपनी जान गंवा दी। एंड मेरे हिसाब से किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है बेकसूरों की हत्या, जस्ट बिकॉज उसके समुदाय में से किसी ने किसी की हत्या की, धर्म गलत काम किया। बट अगर देखा जाए तो इन असैसिनेशन से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गया, उस वक्त इंडिया की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये सबसे बड़ी हार थी कि ब्रॉड डे लाइट में इतने दिग्गज व्यक्तियों की जानें चली जाती है। लेकिन ऐसे अटैक सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते बल्कि ग्लोबली होते हैं और बार बार देखे भी गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉन एफ कैनेडी, इब्राहिम लिंकन और जेम्स ए गारफील्ड, ये सारे यूएस के प्रेसिडेंट्स का असैसिनेशन। और यही वो वेस्टर्न कंट्रीज है जो ये कहती हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी वीक है। अब आप ही बताओ क्या इंडिया की सिक्योरिटी वाकई में वीक है? वेल फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर। वो गए थे और आज तक उनका मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चला। और उसमें मतलब ये था उस टाइम पे ना एक पीएम को मारना कोई बहुत बड़ा वो नहीं लगता था लोगों को, क्योंकि जैसे आज है, आज सिक्योरिटी भी और टेक्नोलॉजी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।